हम इंसानों की जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात आते हैं, मगर वो हम पर है कि उन हालातों में हम कैसे फैसले लेते हैं, क्योंकि उन्हीं फैसलों से हमारी तकदीर बनेगी और तकदीर हमें जिंदगी में बहुत लोगों से मिलवाएगी। मगर आखिर में ये फैसला तकदीर नहीं बल्कि हमारा दिल करेगा कि कौन हमारी जिंदगी में रहेगा और कौन नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 2004 से 2010 के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज चली थी द लॉस्ट के नाम से। ये काफी लंबी कहानी है, 121 एपिसोड्स है। 90 घंटों की ये कहानी आज भी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में गिनी जाती है। इसमें तकरीबन हर एलिमेंट का यूज किया गया है जो इस कहानी को बहुत रोमांचक बनाता है। मगर इस कहानी को लेकर जो सबसे खास बात है वो ये कि ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी, मौत, किस्मत, मकसद, अच्छाई, बुराई, रहमदिली, नफरत, प्यार, किसी का ख्याल रखना, किसी को खोना, दुख, दर्द और खुशी और एहसास जैसी बातें, ये सब आप भी महसूस करेंगे जब आप इस कहानी में खो जाए। यकीन मानिए, ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अगर हम इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे, उम्मीद तो यही है, तो आप कहेंगे कि काश ये कहानी थोड़ी और लंबी होती या कभी खत्म ही ना होती। अब आप सोचोगे कि एक सीरीज ही तो है, इसमें इतना क्या खास है। मगर आपको मेरी ये पहले एपिसोड वाली बातें एंड में जरूर याद आएगी। काफी टाइम पहले हमने इसे एक छोटे चैनल पर एक्सप्लेन किया था, मगर तब मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। अब की बार मैं इस सीरीज को दिल से एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, डोंट वरी, हम इस कहानी को लंबा नहीं खींचने वाले। काफी एपिसोड्स को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, मगर कहानी डिटेल से होगी, तो जो एपिसोड्स इंटरेस्टिंग है वो सिर्फ एक वीडियो में एक ही होगा। जिन्होंने ये कहानी देखी है प्लीज वो स्पॉइल करने वाले कमेंट्स ना करें, क्योंकि हमें सस्पेंस बनाए रखना पड़ता है। ये कहानी ऐसे लोगों की है जो ओशियानिक फ्लाइट 815 सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लॉस एंजलिस जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही वो प्लेन क्रैश हो गया समंदर में कहीं, और वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस गए जो कोई आम आइलैंड नहीं था। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोशिश पूरी करूंगा, पर अगर रिस्पांस अच्छा ना रहा तो शायद मैं इस कहानी को पूरा ना कर सकूं, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। तो इसे हमारी मजबूरी ही समझ ले। मैं डायरेक्ट कहानी पर भी आ सकता था, मगर आपको ये सब बताना जरूरी था। तो तैयार हो जाइए, आपको ले चलते हैं एक ना भूलने वाली दास्तान की और अपनी लाइफ की टेंशन्स को साइड में रख के हेडफोन लगाए और ध्यान से कहानी सुने। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी की आंख खुलने से। वो एक बैम्बू जंगल के बीच में जमीन पर पड़ा था। अभी अभी से होश आया है और ये सदमे में है। इसे एक झटका लगा है, इसके कान सुन पड़ गए हैं। पहले चंद मिनट तो इसे याद भी नहीं रहता कि ये यहाँ आया कैसे। अपना होश संभालने के लिए उसे कुछ समय लगता है, मगर तब वो अपने आसपास कुछ आवाजें सुनता है। वो अपनी बाई ओर देखता है तो एक कुत्ता उसके पास से गुजरता है। ये आदमी जख्मी भी हो चुका था, मगर हिम्मत करके ये उठता है, अपनी जेबें चेक करता है। इसने सूट पहना हुआ था। अपनी जेब में इसे अल्कोहल की एक छोटी बोतल मिलती है। होश संभालने के बाद ये आदमी एक दिशा की ओर भागने लगा। भागते भागते वो जंगल से एक बीच पर निकल आता है। पहले तो वो खुद को वहाँ अकेला पाता है, मगर फिर उसे आवाजें सुनाई देती है, वो भी बहुत से लोगों की। वो थोड़ा आगे जाता है तो ये दिल दहला देने वाला मंजर देखता है कि एक प्लेन क्रैश हो चुका है जिसमें काफी पैसेंजर्स थे। ये आदमी, जिसका नाम जैक शेपर्ड है, ये भी इसी प्लेन में था। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, हर तरफ आग लगी थी। काफी लोग इस हादसे में मर चुके थे, कुछ जख्मी थे और कुछ सही सलामत। जख्मी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सभी जिंदा लोग काफी घबराए हुए थे।
अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैक तो एक लम्हे के लिए ये सब देख रहा था क्योंकि जैक खुद भी घबराया हुआ था, कंफ्यूज था। इस कश्मकश में था कि ये सब हुआ कैसे या वो अब क्या करे, मगर फिर वो खुद को तैयार करता है और जख्मियों की मदद करने में लग जाता है। पहले तो वो एक आदमी को देखता है जिसका पैर प्लेन के एक टुकड़े में फंसा था। वो उसके पास जाता है। जैक को देखकर कुछ और लोग भी उसकी मदद करते हैं। आदमी को निकाल लिया जाता है। इसके बाद जैक की नजर एक प्रेग्नेंट औरत पर जाती है। वो जमीन पर बेटी चिल्ला रही थी तो जैक उसकी तरफ भागता है। हर तरफ जहाज का मलबा पड़ा था और एक प्रोपेलर अभी भी चल रहा था। खैर जैक प्रेग्नेंट औरत के पास आता है, उससे हाल पूछता है। वो औरत बताती है कि ये बस इंट्रैक्शंस है। जैक पूछता है कि कितने महीने हो गए हैं। वो एग्जैक्ट तो नहीं बताती, मगर उसके कहने का मतलब यही था कि ये डिलीवरी नहीं है, बस उसे दर्द महसूस हो रहा है। जैक जब इस औरत की मदद कर रहा था तो पास ही एक लड़का था जो एक लेडी को सीपीआर देने की कोशिश भी कर रहा था। खैर इतने में एक आदमी जो प्रोपेलर के करीब से गुजर रहा था वो उसे अपनी ओर खींचता है और इससे एक बड़ा धमाका होता है। जैक पास खड़े एक आदमी को आवाज देता है जो काफी हेल्थी था। मैं इसे मोटा आदमी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये इस कहानी की जान है। जैक उससे मदद मांगता है कि मेरे आने तक इस प्रेग्नेंट औरत का ख्याल रखना। अगर 3 मिनट से ज्यादा इसे तकलीफ हुई तो मुझे बुलाना। जैक अब उस लड़के की मदद करता है जो सीपीआर दे रहा था। वो लड़का बताता है कि मैंने सीपीआर की ट्रेनिंग ली है। खैर वो पेन का आइडिया देता है कि शायद हमें इसके गले में पेन से एक होल करना चाहिए ताकि ये सांस ले। जैक उसे पेन ढूंढने भेजता है कि जाओ जल्दी करो और खुद उस लेडी की मदद करता है। काफी कोशिशों के बाद वो औरत जो लगभग मर चुकी थी जैक की वजह से फिर से सांसें लेने लगी। जैक उसे बचाकर खुश था। उसे कहता है कि सांस लो जितना हो सके। तब जैक का ध्यान प्लेन के विंग पर जाता है जो गिरने वाला था और उसी विंग के नीचे प्रेग्नेंट औरत और वो आदमी बैठे थे क्योंकि जैक ने उन्हें कहा था। अब जैक उनकी तरफ भागता है और चिल्लाता है कि जल्दी हटो वहां से क्योंकि वो विंग गिरने वाला था। ये तीनों जैसे ही उस जगह से हटते हैं विंग गिर जाता है और उसके साथ एक धमाका होता है। खुशकिस्मती से ये तीनों ठीक थे। जैक जाते हुए उस आदमी को कहता है कि इस प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखना, मैं अभी आया। काफी टाइम तक ये हंगामा चलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ शांत होने लगा तो जैक प्लेन का एक हिस्सा देखता है जिसके अंदर लाशें थी। लाशों को देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। उस समय वो शुरू वाला लड़का भी आता है जो पेन ढूंढने गया था, मगर अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर जैक उससे वो लेता है, उसे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो सामान में से कुछ ढूंढ रहा था। वो सिलाई का एक किट लेता है और इस बीच से थोड़ा दूर चला जाता है, मतलब इन लोगों से दूर। वैसे जैक असल में एक डॉक्टर है, वो भी सबसे अच्छा। खैर थोड़ा दूर जाने पर वो अपनी शर्ट उतारता है। अभी तक हम ऑडियंस को नहीं लगा था कि जैक इतना जख्मी हो चुका है। असल में उसकी बैक और रिब्स के दरमियान काफी चोट आ गई थी जिस पर स्टिचेस लगाना जरूरी थे, मगर जैक का हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था। वो आसपास देखता है, एक लड़की वहां से गुजर रही थी। जैक उसे आवाज देता है कि मिस सुने जरा, क्या आपने कभी नीडल का इस्तेमाल किया है, मतलब कभी किसी कपड़े को सिया है? ये लड़की भी प्लेन क्रैश की वजह से शॉक में थी। वो जवाब में कहती है कि हाँ मैंने कुछ कपड़े तो सिए हैं। जैक उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी। ये लड़की जब करीब आती है देखती है कि असल में जैक अपने जख्म को सीने के लिए मदद मांग रहा है। वो थोड़ा घबरा जाती है। जैक को कहती है कि मैंने कपड़े सिए हैं मगर मशीन पर। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं एक डॉक्टर हूँ मगर मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। ये इतना मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। इस लड़की का नाम केट है। ये बाद में जैक को अपना नाम बताती है। इस कहानी में बहुत कैरेक्टर्स है इसलिए हम एक एक करके सबसे मिलेंगे। खैर केट भी जब देखती है कि ये आदमी बेबस है, इसे मदद की जरूरत है, तो न चाहते हुए भी वो उसकी मदद के लिए मान जाती है। जैक उसे अल्कोहल की बोतल देता है ताकि वो अपने हाथों पर डाले और बाद में जैक के जख्म पर भी। अब केट आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म पर स्टिचेस लगाने लगी। जैक को दर्द तो हो रहा था मगर अब मजबूरी थी। खैर केट को अच्छा फील हो इसलिए जैक उसे अपनी एक कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले मुझे एक 16 साल लड़की की स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी करनी थी।
वो मेरा पहला ऑपरेशन था जो कई घंटे तक चला था। मैं काफी नर्वस था। एक पॉइंट पर मैं उसके शरीर के सबसे नाजुक हिस्से जहाँ पर दिमाग से कनेक्टेड नसें होती है वहाँ काटने की कोशिश कर रहा था। मुझे अचानक से डर लगने लगा क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करता तो उस लड़की की जान चली जाती या वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती। तब मैंने गलती से कट लगाया। मैंने खुद से कहा कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे बस 5 सेकंड में ही ये सब ठीक करना होगा। तो मैंने गिनती शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर खत्म हो गया और मैंने उस ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। केट जैक की ये कहानी सुन रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं उस कमरे से ही भाग आती। जैक मुस्कुराता है और केट को कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करती क्योंकि तुमने अभी नहीं किया, तुमने मेरी मदद की, तुम भागी नहीं। मुझे अंदाजा है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। खैर, वहाँ बीच पर हम बाकी सर्वाइवर्स को देखते हैं। अब शाम होने वाली थी। अभी तक सभी इस इंतजार में थे कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आएगी। हर कोई बस इसी इंतजार में बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता हम कहानी के और लोगों से मिलेंगे, जैसे एक लड़का जिसका नाम सईद था। वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। पास ही चार्ली नामी एक लड़का बैठा था। सईद उसे आवाज देता है, उससे मदद मांगता है कि आग जलाने में मेरी मदद करो ताकि ये दूर से नजर आए। अगर कोई रेस्क्यू प्लेन या बोट हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो हमें आसानी से ढूंढ सकेंगे। पहली बार सईद और चार्ली की मुलाकात होती है। खैर, इसी इंतजार में रात हो जाती है। सईद चार्ली को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अभी तक रेस्क्यूअर्स को आना चाहिए था। उस समय चार्ली अपने उंगलियों पर एक शब्द लिखता है। इसके बाद हम 2 और लोगों से मिलते हैं। एक वो लड़का जो शुरू में एक लेडी को CPR देने की कोशिश कर रहा था। इसका नाम बून है और ये अपने स्टेप सिस्टर शैनन के साथ इस फ्लाइट पर था। शैनन काफी चिड़चिड़ी और एटीट्यूड वाली लड़की है। बून उसके पास आता है, उसे खाने के लिए एक चॉकलेट देता है। उस समय शैनन नेल पॉलिश लगा रही थी। इतना सब होने के बावजूद शैनन बून को कहती है कि मैं चॉकलेट नहीं खाने वाली। जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है बेवकूफ, रेस्क्यू वाले हमें बचाने आएंगे, मैं बोट पर ही खाना खाऊंगी। बून को गुस्सा आता है मगर वो कुछ कहता नहीं। फिर हम इस लड़के को देखते हैं, इसका नाम हर्ली है। इसने कुछ खाना जमा किया था, वो लोगों में बांट रहा था। वो प्रेग्नेंट औरत को भी खाना देता है और उससे पूछता है कि अब वो कैसी है, जिस पर वो जवाब देती है कि अब सब ठीक है। हर्ली उसे बाकी सबसे ज्यादा खाना देता है। इसके बाद हम एक छोटे लड़के और उसके पिता को देखते हैं। एक मैरिड कोरियन कपल भी, जहां वो आदमी अपनी वाइफ को कोरियन में कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर मत जाना, बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं, हमें अपना ख्याल रखना है। उसकी वाइफ भी हाँ में जवाब देती है। जैक अभी भी जख्मियों की मदद कर रहा था, खासकर एक आदमी का जो बेहोश था और उसके पेट में लोहे का एक टुकड़ा फंसा था। केट जैक से पूछती है कि क्या ये जिंदा बच जाएगा। जैक इस बारे में श्योर नहीं था मगर वो केट से पूछता है कि तुम इसे जानती हो। केट जवाब देती है कि ये मेरे पास वाले सीट पर ही बैठा था। इसके बाद जैक प्लेन क्रैश के बारे में बात करता है कि जब टर्बुलेंस शुरू हुई तो प्लेन नीचे गिरने लगा। जैक को बस इतना ही याद था, इसके बाद वो होश में नहीं रहा। केट कहती है कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, सारा समय मैं होश में थी, मुझे सब कुछ याद है और ये काफी डरावना था। जैक केट को समझाता है कि कल हमें जंगल में कॉकपिट या टेल को ढूंढना होगा। उसमें एक डिवाइस होती है, उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। केट कहती है कि मैंने जंगल में एक तरफ धुआं देखा था, शायद वहाँ प्लेन का बाकी हिस्सा गिरा हो, तो कल ये लोग वहाँ जाने वाले थे। ये सभी बीच पर शांति से बैठे थे कि तभी जंगल से अजीब और खतरनाक आवाजें आती है। ये इतनी भयानक थी कि सभी काफी डर जाते हैं। वो जंगल की ओर देखते हैं तो पेड़ टूट रहे थे, जैसे कोई बहुत ही विशाल और खतरनाक जानवर हो। कुछ समय के लिए ये सब चलता है, फिर सब शांत हो जाता है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था वो क्या है, मगर इनका डर और बढ़ गया। ये कहानी कभी पास्ट तो कभी प्रेजेंट पर आती जाती रहती है और हम भी उसी हिसाब से चलेंगे।
अब हम पास्ट में आते हैं जहां इस जहाज ने उड़ान भरी थी। जैक सीट पर बैठा था। उसने कोई ड्रिंक ऑर्डर की थी मगर वो उसे इतनी स्ट्रांग नहीं लगी, इसलिए जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो जैक को 2 बोतल चुपके से देती है क्योंकि वो अच्छी औरत थी। खैर जैक के पास ही वो औरत बेटी थी जिसे हमने शुरू में देखा था। सीपीआर दे के जैक ने उसकी जान बचाई थी। जैक उठता है, वो बाथरूम जाने वाला था मगर एक आदमी उसके पास से गुजरता है। उसके पीछे 2 और लोग भी जाते हैं। ये देखकर जैक अपने सीट पर वापस बैठ जाता है। इस लेडी का नाम रोज है। रोज जैक को कहती है कि शायद तुम्हें पहले ही जाना चाहिए था। खैर बातें करते करते अचानक से टर्बुलेंस शुरू हो गई। रोज का कहना था कि उसका हस्बैंड बाथरूम गया है। जैक उससे बात करता है ताकि उसे अच्छा फील हो। जैक रोज को कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और ये कहते ही प्लेन क्रैश। इसके कुछ देर बाद जैक बेहोश हो चुका था। अब आते हैं प्रेजेंट में। आइलैंड पर रात गुजर गई, अभी तक कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया। जैक जंगल में जाने वाला था ताकि वो कॉकपिट ढूंढ सके, मतलब जहां पर वो बाकी हिस्सा है। केट ने जैक को कहा था कि मैंने जंगल में धुआं देखा मगर रात को जो आवाजें और अजीब सी एक्टिविटी हुई थी। जैक केट को कहता है कि शायद तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए, शायद जंगल सेफ ना हो, मगर केट जिद करती है। जैक उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे जूतों की जरूरत होगी। केट एक लाश से जूते लेती है, हालांकि ये उसे सही नहीं लगता पर अब मजबूरी थी। पास ही एक बड़े उम्र का शख्स खड़ा था और केट को देख रहा था। वो एक अजीब सी स्माइल करता है, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पागल सा आदमी होगा। खैर केट जूते लेती है। एक जगह चार्ली, बून, शेनन, माइकल उसका बेटा और सईद बैठे थे। हर्ली उनके पास आता है, बताता है कि मैं फ्यूसलेज में गया था और वहाँ का माहौल काफी खफा करने वाला है। शायद हमें उन लाशों के बारे में कुछ करना चाहिए, मगर शेनन उसे कहती है कि नहीं, रेस्क्यू वाले आएंगे वही इन्हें हटाएंगे। तब जैक आता है, बून को बताता है कि देखो मैं जंगल में कॉकपिट को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर वो जख्मी आदमी होश में आ गया तो उसे शांत रखना और उसके पेट के जख्म को मत छेड़ना। जैक और केट जाने वाले थे कि चार्ली भी आने की जिद करता है। जैक उसे नहीं लाना चाहता था मगर मजबूरन वो इनके साथ मिल गया। अब चार्ली ने जैसे ही कॉकपिट का नाम सुना वो आने के लिए कह रहा था। आगे कहानी में जानेंगे उसने ऐसा क्यों किया। ये 3 लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं और बाकी सर्वाइवर्स बीच पर ही रह जाते हैं। रास्ते में केट चार्ली से पूछती है कि हम पहले मिले हैं, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे काफी जाने पहचाने लग रहे हो। तब चार्ली रिवील करता है कि वो ब्रिटिश म्यूजिक बैंड जिसका नाम ड्राइव शाफ्ट था उसका एक मेंबर है। इन लोगों का एक गाना भी काफी फेमस हुआ था। केट ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है कि उनके साथ एक सेलिब्रिटी भी है, मगर हर एक की असली कहानी हमें तब पता चलेगी जब समय गुजरेगा और हम एक एक की जिंदगी पर नजर डालेंगे। बीच पर हम देखते हैं बाकी सबसे अलग थलग वो बड़े उम्र वाला आदमी अकेले बैठा है और तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सभी शेल्टर ढूंढ रहे थे मगर वो आदमी नहीं, वो बारिश में बैठा उसका मजा ले रहा था। वो काफी खुश था, मानो जैसे उसे नई जिंदगी मिली हो। खैर थोड़ी देर बाद फिर से वही डरावनी आवाजें जंगल से आना शुरू हो गई। इन्हें पता था कि जैक, केट और चार्ली जंगल में गए हैं, इसलिए इन्हें फिक्र भी थी। जंगल में हम इन तीनों को देखते हैं। बारिश का अचानक से बरसना चार्ली को ये कहने पर मजबूर कर देता है कि दोस्तों तुम्हें नहीं लगता ये बारिश ऐसे बरस रही है जैसे दुनिया का अंत हो। खैर ये आगे बढ़ते हैं और केट ने जो जगह बताई थी वहीं पर इन्हें जहाज का कॉकपिट मिल जाता है। ये तीनों उसके अंदर जाते हैं मगर वो एक पेड़ पर गिरा था, इसलिए उसका फ्रंट साइड ऊपर की तरफ था। इन्हें चढ़ने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। वहाँ अंदर भी लाशें देखकर इन सबका मूड खराब हो जाता है। जैक और केट पायलट वाले सेक्शन को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खुलते ही एक पायलट की लाश नीचे गिर जाती है। अंदर जाने के बाद जैक और केट ट्रांसेवियर ढूंढने लगे। तभी एक पायलट जो अभी भी अपने सीट पर था वो होश में आता है। पहले ये लोग डर जाते हैं, फिर जैक उसे पानी देता है। ये पायलट पूछता है कि कितने लोग जिंदा बच गए हैं। जैक उसे बताता है कि तकरीबन 48 लोग अभी भी जिंदा है और हमें क्रैश हुए 16 घंटे हो चुके हैं। ये पायलट बताता है कि जब हम फिजी के करीब थे हमारा रेडियो कांटेक्ट टूट चुका था। अगर रेस्क्यूअर्स हमें ढूंढने भी निकले होंगे तो वो गलत जगह हमें ढूंढ रहे हैं। उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में कोई इल्म नहीं।
इसके बाद पायलट ट्रांसीवियर को निकालता है मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब जैक केट से पूछता है कि चार्ली कहाँ है। केट चार्ली को ढूंढने बाहर आती है। अब चार्ली पता नहीं क्यों पर बाथरूम से बाहर आता है। केट हैरानी से पूछती है कि तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। अब इससे पहले कि चार्ली जवाब देता वही अजीब सी डरावनी और तेज आवाजें इन्हें सुनाई दे रही थी, मगर इस बार इन लोगों को महसूस हो रहा था कि बाहर जंगल में कुछ तो है। इन्हें एक विशाल साया भी नजर आता है। पायलट को कोई इल्म नहीं था कि ये क्या है, तो वो सामने के विंडो से बाहर झांकता है और जैसे ही वो बाहर झांकता है वो चीज उसे जोर से बाहर खींच लेती है। खींचते ही उसका खून विंडो पर गिरता है। ये काफी डिस्टर्बिंग था। इसके साथ जहाज का हिस्सा भी जमीन पर गिरता है। ये तीनों काफी घबराए हुए थे, इसलिए ये भागने लगे। तेज बारिश हो रही थी और पीछे वो मनहूस बला जो ना तो हम और ना ही पायलट के अलावा ये लोग देख पाते हैं। भागते भागते चार्ली का पैर एक जगह पहुंच जाता है। केट आगे बढ़ रही थी और एक जगह जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे ना जैक था और ना ही चार्ली। खुद को अकेले जंगल में पाकर वो डर के मारे रोने लगी और साथ ही वो आवाजें उसके डर को और बढ़ा रही थी। वो बार बार जैक को पुकार रही थी। खैर कुछ लम्हे बाद जब उसे रियलाइज होता है कि शायद खतरा टल चुका है, वो बाहर आने वाली थी कि वो चार्ली से टकरा जाती है। केट चार्ली से पूछती है कि जैक कहाँ है, तो चार्ली जवाब देता है कि वो मेरे पीछे था, मैं गिर गया था, वो मेरी मदद करने आया मगर फिर मैंने उसे नहीं देखा, हम बिछड़ गए। इतने में बारिश भी रुक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसमान से बादल भी गायब हो जाते हैं, मानो जैसे ये कोई आर्टिफिशियल बारिश थी। केट चार्ली को कहती है कि हमें जैक को ढूंढना होगा। चार्ली डर रहा था मगर केट को फिक्र थी, इसलिए वो वापस जाते हैं। चार्ली केट से पूछता है कि तुम जैक का नाम क्यों पुकार रही थी, और बाय द वे मेरा नाम चार्ली है। चार्ली को लगा शायद इसे मेरा नाम नहीं आता। खैर चलते चलते उन्हें एक बेज मिलता है और जब वो ऊपर देखते हैं पेड़ पर एक पायलट की लाश थी, वो भी काफी बुरी हालत में। इतने में जैक भी वहां पहुंच जाता है जो जिंदा और सही सलामत था। जैक को देखकर केट खुश थी। केट जैक से पूछती है कि क्या तुमने उस चीज को देखा, वो क्या था। जैक का जवाब होता है कि नहीं, मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था। चार्ली आखिर में कहता है कि दोस्तों आखिर वो क्या चीज होगी जो ऐसा भयानक काम करेगा। इसी कंफ्यूजन और सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का दी एंड। अब आगे देखेंगे कहानी में क्या होता है, तो जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे।